हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 6 हमारा चल रहा है हिस्ट्री। उसके 3 चैप्टर हो चुके हैं। कल हम लोगों ने आरंभिक नगर को 2 पार्ट में किया है, आपने देखा ही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, जिसको भी क्लास नहीं मिल रही है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ पर 1 बाय 1 क्लासेस देख सकते हैं। आज हमारी जो है 4th क्लास है एंड चैप्टर 4 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इस तरीके से ना छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं और इसी टॉपिक का क्वेश्चंस मैं फिर टेलीग्राम पे पोल के थ्रू करा देती हूँ। तो टेलीग्राम में जो है हर दिन 100-200 स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। जो नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। प्लस मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपका सोशल साइंस का नोट्स कैसे मिलेगा। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखता है उस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है और आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, नोट्स आपके बहुत काम आने वाला है, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, जहाँ पर भी एनसीईआरटी पूछी जाती है। और एक लिखा हुआ मटेरियल तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट आप उसको रिवाइज कर सको। पहले से है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपको फिर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको वही पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने देखा कि जब से हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि पहले हिस्ट्री के बारे में देखा, अगेन हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कल आपने देखा होगा कि हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उसका अंत हो गया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम, ये जो आपका एक टॉपिक है ना, जो नई एनसीईआरटी आई उसमें क्या किया गया है, 2-2 चैप्टर्स को मर्ज किया गया है। इसमें 2 टॉपिक्स हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किताबों के बारे में और कल हम पढ़ेंगे कब्र के बारे में। ठीक है, तो आखिर में इसमें क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, किताबें मतलब कुछ प्राचीन साहित्यिक स्रोत होंगे जिनके बारे में हमको पढ़ना है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें देखा होगा कि वेद वेद आपको पता ही है, 4 है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका क्या है, सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कि ऋग सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी रचना जो है ना, लगभग 3500 साल पहले हुई है। ठीक है, और इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसकी रचना कब हुई है, 3500 साल पहले। इसमें कितने प्रार्थनाएं हैं, तो 1000 से ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं सूक्त। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये टॉपिक आपको क्लियर रखना है। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्त है ना, वो देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। अब इसमें 3 देवता आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक है अग्नि, जो कि आग के देवता हैं। इंद्र, जो कि युद्ध के देवता हैं। सोम, जो कि एक पौधा है जिसको एक खास पेय बनाया जाता है जिससे। ठीक है, तो ये 3 देवता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और अभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस दिखाऊंगी। पूरा यहाँ से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, कुछ चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगी, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियोस के थ्रू अपना नोट्स भी बनाते हैं, वेल एंड गुड। देखो, चाहे किसी भी मोड में आपके पास बस लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे आपने खुद का बनाया हो या फिर आपने बहुत पहले किसी का लिया हो या फिर आपके पास मेरा हो। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से आपके पास नोट्स होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ वीडियोज़ के थ्रू चीज़ें नहीं याद होती हैं। अगर आपके पास कुछ है लिखा हुआ तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो वो आपके काम आएगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया है, तो ऋषियों ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या इसमें, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्त्री भी करते थे, सॉरी, या फिर से पुरुष ही करते थे। तो आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, मतलब रटवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या महिलाएं भी थी, तो होंगी, बट मोस्टली जो है वो मेल थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं जो है महिलाओं ने की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष नहीं किया है, बट अधिकांश के तो पुरुष किए ही हैं और कुछ थे जिनकी महिलाओं ने भी किया है। अब ऋग्वेद की भाषा पूछेगा आपसे, तो याद रखना है प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम आजकल जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत, आप पढ़े हुए होंगे, उनसे थोड़ा हटके होता है ये। ठीक है, तो ऋग्वेद की भाषा हो गई प्राक संस्कृत। लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे। अब हमने संस्कृत पढ़ लिया, तो संस्कृत आखिर में किस भाषा परिवार का हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और ये आपका सुपर टट में भी पूछा हुआ था कि संस्कृत जो है वो ना, संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। किसका, भारोपीय, मतलब भारत और यूरोपीय। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको इतना याद रखना है। चलिए,
ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ जो भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक से कौन जुड़ा हुआ है। तो झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो या तो लिखा हुआ है या फिर छापा गया है। बट जो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था ना, जो ऋग्वेद था उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएट, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो किया जाता था और उसको सुना जाता था, मतलब श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम तो आजकल जो पढ़ रहे हैं भाई उसको लिखा गया है, छापा गया है, बट ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उसको पढ़ा जाता था? नहीं। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। भाई जब लिखा रहेगा तभी तो हम उसको पढ़ेंगे ना। तो उसको कई सदियों के बाद इसको लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ उच्चारण होता था और श्रवण किया जाता था। ठीक है, अब ये जो इतिहासकार हैं उन्होंने 3500 साल पहले का है, सोचिए इतना पुराना है ऋग्वेद। ठीक है, बहुत पुराना है, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो आखिर में एक सेकेंड, यहाँ पर खुद से ही सार पेन चलने लगा है। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया होगा? क्वेश्चन तो आएगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो देखो, पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया है, पुरातत्वविद जो चीज़ें मिलती थी उसका अध्ययन करते थे ये लोग। अब जो इतिहासकार थे वो भी यही काम करते थे, पास्ट की सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। फिर भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कि कुछ लिखा हुआ कुछ मिल जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक लिखा हुआ मिला हुआ है। तो इस तरीके से वे ऋग्वेद का अध्ययन करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी, ये दो नदियां याद रखिएगा क्योंकि ये पूजित, इनकी पूजा होती थी, व्यास और सतलुज, किसके बीच में ना संवाद हुआ है, उसका एक अंश बचा हुआ है जिससे पता चला है। ठीक है, ये दो नदियों का नाम आपको याद रखना है। जैसे कि ये देखिए, ये मिला हुआ है, इतिहासकार ने भी फाइंड आउट किया। तो इस तरीके की एक पांडुलिपि का पन्ना मिला हुआ है, यहाँ से फट गया है और ये इसलिए फटा है क्योंकि ये भोर्ज जो वृक्ष होती है ना उसकी छाल पर लिखा हुआ है और ये कश्मीर में मिला। ठीक है, आपको पता ही है कि इसकी छपाई ज़्यादा पुरानी तो हुई नहीं, 200 वर्ष पहले ही, और 150 वर्ष पहले इसको सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसको सुरक्षित रखा गया है पुणे और महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में। ठीक है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी तैयार है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया। तो दो नदी के बारे में तो पढ़ा हमने, बट ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में ना अन्य दूसरी नदी, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र हुआ है और गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिकी करने के लिए वो ये लाइन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया और जैसे कि मैंने आपको पौधे, सोम पौधा हो गया, अग्नि, ठीक है, और इंद्र, ये पूछता है कि अग्नि किसका प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक कौन सा है, सोम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऋग्वेद में कुछ मवेशी, घोड़े और रथ, इनकी भी कुछ चीज़ें हैं जिसे कि आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे, खासकर बेटे जो सन होते हैं, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए ना बहुत सारे प्रार्थनाएं मिल जाएंगे। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने, मान लो कि लड़ाई हो रही है तो इनको रथ के खींचने में काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मान लो हमने लड़ाई जीत ली तो हम मवेशी लेके चले आएंगे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, जहाँ पर अच्छे खासे चारागाह हो, जहाँ पर काफ़ी उपजाऊ जमीन हो, उसके लिए भी लोग लड़ते थे। कुछ लड़ाइयाँ तो पानी के स्रोत, पानी के लिए होती थी, और कुछ तो लोगों को बंदी बनाने के लिए। सोचिए, क्योंकि बंदी बनेंगे लोग तो फिर हम उनसे अपने हिसाब से काम करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब मान लो लड़ाई हुई, फॉर एग्जाम्पल, उसमें युद्ध में कुछ लोगों ने धन जीता है, तो वो क्या करेंगे, धन का कुछ भाग सरदार वो रख लेगा, कुछ हिस्सा पुरोहित, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी पुरोहित कौन होते हैं, उनको देंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाएगा ना वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, और हाँ, कुछ धन तो यज्ञ वगैरह होता था उसके लिए यूज़ होता था।
यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो यूट्यूब में सारी फैसिलिटीज़ है, आप उसको 2x कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आपको फास्ट लगता है तो वो भी आप कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में मतलब डिस्कशन करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल हो। ठीक है। चलिए, तो अभी एक पुरोहित वर्ड आया था, तो कुछ विशेषता बताने वाले शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले लोगों को डिवाइड कैसे करते थे ये लोग, तो उनके काम, उनकी लैंग्वेज क्या है, किस परिवार से हैं, किस समुदाय से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका सांस्कृतिक परंपरा क्या है, उसके आधार पे होता था। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। सबसे पहले ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। ठीक है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। मतलब देखो, जो पुरोहित होते हैं ना, उनको लोग ब्राह्मण कहते थे क्योंकि ये लोग यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है। तो पुरोहित का मतलब हो गया। दूसरे लोग थे राजा। अब ये वैसे राजा नहीं थे। ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इनके पास कोई अपनी राजधानी महल नहीं थी, ना तो इनके पास कोई सेना थी, ना ये टैक्स वसूलते थे। बस ये क्या होता था कि एक फैमिली है, राजा है, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका बेटा अपने आप ही मतलब पहले ही आपने देखा होगा कि जैसे जनरेशन वाइज चलता है कि राजा है, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर आगे बन गया। बट ये वैसा राजा नहीं था, क्योंकि ये लोग वैसा काम ही नहीं करते थे, ना तो इनके पास सेना थी, ना तो टैक्स वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है। इसीलिए ये लिखा है कि ये उस टाइप के राजा नहीं थे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब जनता क्या है, तो जनता या फिर पूरे समुदाय के लिए ना दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। ठीक है। जनता, हम सब क्या हैं, जनता ही है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है। जन, जन लोग। दूसरा था विश। विश मतलब जिसे वैश्य शब्द से निकला है। अब ये वैश्य क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगेन इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दो शब्द था, एक था जन, दूसरा था वैश्य। याद रखिएगा। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या फिर विश, भरत जन या फिर विश, यदुजन या फिर विश, बहुत सारे उल्लेख मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका यूज किया गया है। ठीक है। जन और पूरे समुदाय के लिए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे तो कभी कभी ना खुद को आर्य कहते थे कि हम आर्य हैं, तथा जो उनके विरोधी थे उनको कहते थे दास। दास का मतलब आपको पता है ना, जो यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जो गुलाम होते हैं। ठीक है। दस्यु वो लोग होते हैं जो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है। इवन उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती थी। बाद के समय में दास और स्त्रीलिंग में दासी, इसका मतलब होता था गुलाम। दास जो है ना, स्त्री और पुरुष होते थे, दोनों ही होते थे, सिर्फ पुरुष नहीं, दोनों ही होंगे। अभी ऊपर पढ़ा ना कि युद्ध में लोगों को बंदी बना के रखते थे अपने पास, तो वही है, बंदी बनाते थे। अब बंदी बना लिया है तो हम उसके हो गए मालिक। तो मालिक की प्रॉपर्टी समझी जाती थी स्त्री और पुरुष को। जो काम कहेगा मालिक, वो उनको करना पड़ता था, एनीथिंग। ठीक है। तो ये भी आपको राइट, ये ना स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, तो इसलिए एक एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है। मतलब ये बताया जा रहा है कि एक साइड में ऋग्वेद की रचना हो रही है, उसी समय, सेम उसी समय दूसरे साइड पर अलग तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो क्या था, वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल है। तो देखिए, अब ये दोनों टॉपिक को अगर मैं मिक्स कर दूंगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, महापाषाण। ठीक है। इसमें हम कब्र वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, पूरा टॉपिक यहाँ तक है। ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने आपको बोला कि वेद थे 4। ठीक है। इस तरीके से रिवाइज करोगे तो आपको भी याद रहेगा। तो उसमें था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, करीब 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है। 1000 से ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं हैं, जिसे हम सुक्त कहते हैं। ठीक है। इसमें 3 तरीके के देवताओं की बात की गई है, अग्नि, इंद्र और आपका है सोम। ये आग के देवता, ये युद्ध के देवता, और ये सोम एक पौधा है। ठीक है। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है।
कई बार, ये ऋग्वेद वाला टॉपिक। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत। इसका अध्ययन लोग कैसे करते थे, तो सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, ठीक है। व्यास और सतलुज नदी नदी की बात की गई है इसमें, और भी सहायक नदियाँ हैं इसमें। ये लोग युद्ध में मवेशी, घोड़े, ये पानी का स्रोत, मतलब लोगों को बंदी बनाना, इन सारी चीज़ों के लिए लड़ते थे। फिर वो किस तरीके से बंटवारा करते थे ये आपको पता ही चल चुका है। पुरोहित ब्राह्मण को कहते हैं जो कि यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ओके। और विष और जन, बेसिकली ये जो जनता है उसके लिए यूज़ किया गया है। हम वो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे। और अपने विरोधियों को ये लोग कहते थे गुलाम, फिर उससे अपने हिसाब से काम करवाते थे। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं पहले, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने नहीं बोला है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सभी लाइक करो। अगर आपको पसंद आता है तो 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, मे बी आप कर दो आज। हाँ जी, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है जो कि अभी हमने पढ़ा। और ना कभी कभी वर्ड्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कई बार हमको बस नंबर्स दिखते हैं और लगता है कि अरे ये तो अभी पढ़ा है, ये तो सही होगा। जैसे कि क्वेश्चन आप देखिए 2016 में, 17, 18, 19 सभी में पूछा हुआ है। ऋग्वेद पहला लिखा है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। जो एक बार में पढ़ेगा उसको लगेगा कि अभी तो पढ़ा था कि ऋग्वेद सबसे पुराना है 3500 वर्ष। बट अगर आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ो तो लिखा है कि, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो पता ही नहीं है, हम हमेशा लगभग यूज़ करते हैं। अब लिखा नहीं गया था, रचना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि इसको तो सिर्फ हम इसका प्रोनाउंशिएट उच्चारण करते थे और इसको सुनते थे। लिखा तो करीब 200 साल पहले गया है, ठीक है। तो लिखा नहीं गया था, रचना, और इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए पहली लाइन अपने आप गलत हो जाएगी। अगर मैंने लास्ट में आपको लिखा हुआ कभी बोल दिया होगा तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि वैसे तो मैंने कई बार बोला है कि 200 वर्ष पहले अभी लिखा गया है, रचना इसकी बहुत पहले हुई थी, बट वो भी लगभग में, क्योंकि एग्जैक्ट डेट पता ही नहीं है। और ये देखो लिखा है 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जैसे कि हमें पता है भाई एग्जैक्ट डेट, इस वजह से ये गलत है। लिखा नहीं गया था, रचना हुआ था, वो भी लगभग, ठीक है। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, गलत है, प्राकृत में नहीं, प्राक संस्कृत, जिसे हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। हाँ, ये लाइन सही है। इसमें 1000 से अधिक जो प्रार्थनाएं हैं जो कि सुक्त ही होती हैं, तो ये एकदम सही है। तो सिर्फ सी सही है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाओ, वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली 200-300 स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं जब से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा ही होगा। ये क्वेश्चन हो गया, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचिए। जो पहली बार में देखेंगे वो तो तीनों ही सही कर देंगे, क्योंकि प्राक से लगेगा कि प्राकृत ही है भाई, 3500 वर्ष तो है ही, ये तो पढ़ेंगे ही नहीं हम, लिखा है। तो ऐसे खेला जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 2022 का है, और ये तो कई बार पूछा जाता है ऋग्वेद से ही। तो ऋग्वेद के बारे में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, अभी तो हमने पढ़ा ना कि ये वो राजा नहीं होते थे जिनके पास उनकी सेना है या टैक्स वसूलेंगे, तो ये तो सही है, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने की है, जी हाँ, वैसे मोस्टली तो पुरुष ने किया है, बट कुछ की रचना महिलाओं ने भी की है, अभी हमने पढ़ा। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, तो गलत है, इनको तो गुलाम बना के रखते थे ये लोग, ठीक है। मतलब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, अब जो मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना होगा। तो ये यज्ञ में कहाँ से बैठ गए, इनको तो बैठाएंगे ही नहीं, ये गलत। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे, जी हाँ, नाम के राजा थे, उनके पास कोई राजधानी नगर महल नहीं था। तो सी गलत, सी को अगर छोड़ दिया जाए तो ए बी डी विल बी राइट, ठीक है। तो देखो पढ़ने का फ़ायदा, पढ़ने के बाद से आपको खुद समझ में आएगा और मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारे आंसर्स राइट होते हैं, ठीक है। और ये हमारा, ये देखिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता है पेपर 2 मोस्टली बीएड वाले भरते हैं, और उनका होता है कि भाई हमको टीजीटी तो देना ही है। तो अगर आपने 6 to 8 की सोशल साइंस अच्छे से पढ़ ली तो ये आपको टीजीटी पीजीटी हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा है, सबसे पुराना वेद, सीटेट तो पूछता ही है, सबसे पुराना वेद आप मुझे बताओ कौन सा है, ऋग्वेद। और इसकी रचना लगभग, सेंटेंस पे ध्यान दो, लगभग 3500 पहले हुई थी रचना, लिखा कब गया है, 200 साल पहले पहले, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसका उच्चारण किया जाता था, इसको सुना जाता था, लिखा नहीं जाता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं इसमें। 1000 से अधिक प्रार्थनाएं या फिर सुक्त वो है इसमें। भाषा इसकी क्या है, वैदिक संस्कृत, जिसको हम बोलते हैं प्राक संस्कृत। तो ये हो गया ऋग्वेद, ठीक है।
यजुर्वेद का मतलब जिसमें यज्ञ वगैरह होता है। अथर्ववेद को बेसिकली जादू टोने के ऐसे जानते थे। सामवेद मतलब संगीत से संबंधित है, तो ये थोड़ा हायर लेवल का हो गया, बट फिर भी आपको याद रखना है। तो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड थिंग कि अभी क्वेश्चन आंसर जब मुझे थोड़ा सा, अभी थोड़ी मैं बिजी भी रह रही हूँ, जैसे टाइम मिलता है मैं टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन डालती हूँ टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक भी क्लियर, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट, ठीक है। और थर्ड है कि अगर आपको नोट्स लेना है तो जितना जल्दी हो सके आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको डबल फ़ायदा होगा। क्लास में आपने मेरे साथ पढ़ाई की, अगेन आपने नोट्स के साथ रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो आप 55 प्लस आराम से लेकर आ सकते हो। सोचो अगर आपकी 60 में से 60 आ गए सोशल साइंस में, आप तो वैसे ही पास हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।